सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? Triangle ABC and triangle DEF are similar such that 2AB is equal to DE and BC is equal to 8 centimeter. Then the find of value of EF. ठीक है, then the find the value of EF. तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जब भी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है तब उसमें हमें पता है एक चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है, राइट। यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए, ए बी सी। ये कोई भी ट्राइंगल्स हो सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, बस एक चीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। ठीक है, ये डी ई एफ है कि दोनों की जो साइड्स होती हैं आपस में प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी की जो ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स है वो डी ई एफ के साइड्स के प्रपोर्शन में होंगी। क्यों? क्योंकि ये सिमिलैरिटी में है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे होता है क्या, इसे हम लिखते कैसे हैं? ठीक है, आप लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाय या प्रपोर्शन टू डी ई इज इक्वल टू बी सी प्रपोर्शन टू ई एफ इज इक्वल टू और ए सी प्रपोर्शन टू डी एफ। फाइन, तो इस तरह से आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। अब जो भी कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमें डी ई की वैल्यू 2AB दे रखी है। यहाँ से आप चाहे ए बी की वैल्यू पुट कीजिए चाहे डी ई की वैल्यू पुट कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस यहाँ से हमें कोई भी एक वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने सीधी सीधी यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट कर दी? डी ई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वो क्या आएगी? 2AB। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू जो कितनी होती है वो 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और ई एफ को हम ई एफ एज इट इज़ लिख देंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में ई एफ फाइंड आउट करना है, तो ये वाला पोर्शन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इसे लीव कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 8 ई एफ बच जाएगा। और यहाँ से देखिए ई एफ की वैल्यू मेरे पास बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर। सो दैट इज योर आंसर। So next question is 12 spheres of the same size are made from melting a solid cylinder of 16 centimeter diameter and 2 centimeter height. Find the diameter of each sphere. अब हमारे पास इसमें क्या गिवन है? हमें 12 स्फीयर बनाने हैं एक सिलेंडर को आपको मोल्ड करके। फाइन, तो यहाँ पे जो गिवन है हम पहले वो चीज़ लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है? गिवन हमें है डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो जब हमें डायामीटर गिवन है तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस हमारे पास कितनी आएगी? रेडियस इज इक्वल टू क्या होती है? आर इज इक्वल टू D/2 हम कर लेते हैं। ठीक है, डायमीटर का हाफ होती है। डायमीटर 16 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। फाइन, अब यहाँ पे हमें और चीज़ क्या गिवन है? हमें हाइट गिवन है। तो यहाँ पे मैम जो सिलेंडर की हाइट है उसे आप एच से डिनोट कर दीजिए, और जब हम सफ़ियर के बारे में कुछ लिखेंगे अगर वहाँ पे कोई हाइट का कॉन्सेप्ट आया तो हम उसे H1 ले लेंगे। फाइन, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हाइट है H वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। फाइन, अब आपके पास क्या गिवन है? ठीक है, आपके पास है जो, एक मिनट, देखिए हमें डायमीटर पूछा गया किसका? स्फीयर का। अब देखिए सिलेंडर को मोल्ड कर कर स्फीयर बनाए गए हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी थोड़ा सा, तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय 12। वाई? क्योंकि एक सिलेंडर को मोल्ड करके कितने स्फीयर बनाए गए हैं? 12 स्फीयर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारे पास 1 स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। 12 सिलेंडर के एक सिलेंडर के वॉल्यूम को 12 से डिवाइड करके हमारे पास 1 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा स्फीयर की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? आप यहाँ पर राइट डाउन कीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3
पाई आर क्यूब, राइट। और उस साइड क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैंने आर क्यूब कैपिटल में इसलिए लिखा है ताकि ये दोनों आर जो है वो आपस में इक्वल तो है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉल स्मॉल आर लिख देती हूँ यहाँ पे, वो इक्वल आ जाएंगी, तो वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से मैंने इसे कैंसिल आउट कर दिया तो ये मेरे पास 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आर क्यूब, 4r³ यहाँ बच जाएगा, आर स्क्वेयर यानी कि 8 × 8, ये हमें गिवन है, ये सिलेंडर की जो है रेडियस है, ठीक है, हमने ऊपर फाइंड आउट की थी। और इनटू हाइट कितनी है हमारे पास 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4, अगर मैं 4 से कट करूँ तो ये 2 आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर इस 4 से देखिए, ये 4 से ये भी कट हो गया, 2 आ गया। तो यहाँ से r³ मेरे पास कितना आ गया 2 × 2 × 2, फाइन। तो r कितना आ जाएगा, ये भी क्यूब रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पे r मेरे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। देखिए अब हमें फाइंड क्या करना था, डायामीटर, राइट। हमें डायामीटर ही फाइंड करना था, किसका, स्फीयर का, ठीक है, डायामीटर ऑफ स्फीयर, राइट। तो ये क्या होता है, आपके रेडियस का डबल होता है, यानी कि 2 × r आ जाएगा। और r की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 2, तो यहाँ से मेरे पास जो स्फीयर का डायामीटर है वो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, फाइन। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, उसमें जो बी सी की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और ए बी की वैल्यू जो है यहाँ पे आपके पास 8 सेंटीमीटर है, राइट। अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड द रेडियस x सेंटीमीटर हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ए बी सी एज शोन इन दिस फिगर, ठीक है, जैसा कि इस फिगर में शो किया गया है, जो ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, राइट। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, देखिए सर्कल में देखो, देखने से पता चल रहा है x आपकी रेडियस है, यानी कि हमें जो सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसे हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए आप, हमने सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा हुआ है, जब भी हम सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो वो जो टेंजेंट्स होती है, एक तो उनकी जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भी वो टेंजेंट्स किसी सर्कल के जिस भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आती हैं और सेंटर से उसके ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो जहाँ पे ये टच हो रहे हैं आपस में, ठीक है, ये टेंजेंट और ये जो रेडियस है, यानी कि जो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ तक ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज हमने सर्कल के चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ से देखिए, मैं डायग्राम के ऊपर आपको क्लियरली बताती हूँ, जैसे कि ये हमें फुल 8 सेंटीमीटर गिवन है, राइट, और ये हमें पूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, फाइन। तो यहाँ से देखिए जो AP है, हाँ, आप यहाँ पे लिखिए, जो AP है वो किसके इक्वल आ जाएगी, AR के इक्वल आ जाएगी। क्यों, अभी मैंने बताया कि जो टेंजेंट्स होती हैं सर्कल के ऊपर, जो एक्सटर्नल पॉइंट्स ड्रॉ की जाती हैं, वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा BQ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका BP के, राइट। और क्या गिवन है हमें, जैसे CR है, वो CR किसके इक्वल आएगा, CQ के, राइट। यानी कि ये चीजें आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, आप ये इसके ब्रैकेट्स में ये क्यों इक्वल होती हैं ये आप लिख लेना, बिकॉज द टेंजेंट्स सॉरी द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल्स दैट विल बी इक्वल, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारी OP है, देखिए OP है वो मेरी OQ के इक्वल है, ठीक है, और इक्वल टू किसकी हो जाएगी, OR के। क्यों, इज इक्वल टू x, ये क्या है, ये तो मेरी रेडियस है, ये हमें बताया गया है, x को रेडियस को x से ही शोन करना है, फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए क्या होता है एक चीज,
जब आपने ऐसे लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब ये वैल्यू मेरी x है, राइट, ये मेरी रेडियस x है, तो इसकी वैल्यू भी x हो जाएगी बी क्यू की, और सिमिलरली यहाँ पे देखिए बीपी की वैल्यू भी x हो जाएगी। फाइन। अब ये दो चीजें हमारे पास इस तरह से है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जो ए पी है, ए पी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ए पी इज इक्वल टू 8 - x हम लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ए बी है वो फुल x है, 8 है, और बीपी जो है वो x है। अगर मैं इस x को इस पूरे में से माइनस कर दूं तो मेरे पास एपी आ जाएगा, राइट। सिमिलरली हम जो हमारा सी क्यू है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 - x, राइट। ये दो चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अगर देखिए ये मेरा एपी 8 - x है, तो ये वाली वैल्यू भी 8 - x हो जाएगी, क्योंकि वो इक्वल है, और ये देखिए ये मेरे पास 6 - x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपस में ये इक्वल होती हैं। फाइन। आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ये यहाँ से है, ठीक है। फाइन। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, ठीक है, एक्स की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, अगर हम इन्हीं इक्वेशंस को किसी और तरीके से थोड़ा घुमा फिरा के लिखें और राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लें, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है आपके पास तो वो आ जाएगी, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, सॉरी कहाँ गया, ट्राइंगल, नीचे लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब हम ए बी सी ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो ए बी है प्लस बी सी है, सॉरी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी है। अब ए बी को देखिए कैसे लिख सकते हैं, हैं ए बी को आप कैसे लिख सकते हैं, वो तो गिवन ही है, फुल्ली गिवन है, ठीक है। इसको हम 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बी सी भी मुझे फुल गिवन है, इसका मैं 6 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब ए सी है, ठीक है, ए सी में क्या क्या है, देखो दो चीजें है ना, ए सी में ए आर प्लस आर सी लिखेंगे ना हम, ए सी में ये दोनों चीजें लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे देखिए ए आर प्लस आर सी इज इक्वल टू ए सी बनता है ना, राइट। तो यहाँ पे ठीक है, 8 - x प्लस 6 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट, यही आएगा। फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 14 - 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर से कितना आ जाएगा, ये 8 लिखिए यहाँ पे, 64 प्लस 36, राइट, यहाँ पे फाइन। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 14 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से हम खोल सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 196 माइनस 56x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x का होल स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी है, 100। फाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आप यहाँ से जो इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे देखिए इक्वेशन फुल क्या बनेगी, 4x² माइनस 50x, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, प्लस का 96, राइट। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। फाइन। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। अब पहले तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये x² बचा, यहाँ पे आएगा आपके पास 14x, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। फाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ से क्या करेंगे आप, x बाहर निकालिए, तो x माइनस 14 बच जाए, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कीजिए पहले, ठीक है, इस स्टेप से पहले आप फैक्टराइजेशन कीजिए, रुकिए, ठीक है। तो भाई, तो फैक्टराइजेशन कैसे होगा, देखिए 24 बनाना है हमें और 14 करना है, तो ये कहाँ पे आएगा, 12 से कर दें हम, तो यहाँ पे देखिए 12 से कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और प्लस, सॉरी माइनस का, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, -2x, और ये प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x कॉमन आ गया, यहाँ पे x माइनस 12, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 आ जाएगा।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे, राइट। ये या तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी, या x की वैल्यू कितनी आएगी 2, दोनों को जीरो के इक्वल पुट करके। ठीक है, अब देखिए इनमें से हमने लेनी कौन सी है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए अगर हम यहाँ पे 12 पुट करके देखते हैं, पहले तो हमारे पास जो AP गिवन था, यहाँ से मैं ये रब कर दूं, आई होप आपने ये नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रब करके यहाँ क्लियर करके करवाती हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा जो देखिए अगर मैं यहाँ पर सॉरी 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 सॉरी, हाँ, अगर मैं यहाँ पर जो पेन कहाँ गया भाई, x की वैल्यू 12 पुट करें, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 12 पुट करें, देखिए यहाँ पे मेरे पास AP कितना आ जाएगा 8 माइनस 12, तो ये तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू होगी, और नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होती है रेडियस की या किसी भी लेंथ की, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, फाइन, तो ये हम नहीं ले सकते। अब हमने क्या पुट करना है, अगर मुझे AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैंने x को 2 पुट किया, तो यहाँ पे 8 माइनस 2 लिखा, तो ये ठीक है फाइन, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसलिए जो आपकी x हो जाएगी यानी कि जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, फाइन। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स इट्स डायामीटर बाय 30 देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें बताया गया जो डायामीटर है सर्कल का वो जो उसकी एक्सीड बाय 30 यानी कि जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस जो है वो डायामीटर से 30 ज्यादा है। ठीक है, तो डायामीटर जितना भी होगा उसको हम डी ले लेते हैं, उससे 30 ज्यादा मतलब प्लस 30 हो जाएगा, राइट। और हमसे पूछा क्या गया है, रेडियस पूछी गई है। ठीक है, तो हमसे रेडियस सर्कल की पूछी गई है, तो ठीक है हम देखते हैं, हाँ रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसके सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है 2 पाई r, और ये d प्लस 30 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए r को मैं d बाई 2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2 पाई d बाई 2 आ जाएगा, इधर से d प्लस 30 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस 2 से 2 सब कैंसिल आउट हो गया, फाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास बच जाएगा, पाई डी इज इक्वल टू डी प्लस 30 बच जाएगा, और यहाँ पर डी को एक साइड ले लीजिए, पाई डी माइनस डी इज इक्वल टू 30, डी कॉमन आ गया, पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो कितनी होती है 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 30, एंड ये आप लिख लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ एलसीएम लिया तो 22 माइनस 7 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 30 आ गया, और यहाँ पे मेरे पास डी इंटू 22 माइनस 7 15 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, डी को एक साइड रहने दीजिए, बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड ले लीजिए, और यहाँ पे 15 15 2 जा 13 होता है, ये आ गया 14। हमारे पास जो डायामीटर है वो 14 आ गया, लेकिन हमें रेडियस चाहिए, रेडियस क्या होती है d बाय 2, फाइन। तो यहाँ पे लिखिए 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, दैट्स इट, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें क्या है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 6:7 रे ए एक्स इज ड्रॉन फर्स्ट सच दैट एंगल बी ए एक्स इज एन एक्यूट एंगल, एंड देन पॉइंट A1 A2 A3, तो सो ये इन्फिनिटी तक ए आर लोकेटेड इक्वल डिस्टेंस ऑन द रे ए एक्स, तो फाइंड द पॉइंट ऑन द रे ए एक्स विच पॉइंट बी इज ज्वाइन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमें एक ए एक्स कोई रे दे रखी है, फाइन। तो ये कोई रे दे रखी है हमें, इसके ऊपर कोई बी पॉइंट है, फाइंड, इसके ऊपर बी पॉइंट है, तो हमें वो पॉइंट तक की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो बतानी है। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी है वो कौन सी, यहाँ पे कोई बी पॉइंट ले लीजिए आप, जो ए बी है वो किसी 6:7 में डिवाइड है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, तो वो पॉइंट ऑन द रे पे वो पॉइंट बताना है जहाँ पे ये बी पॉइंट ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये जैसे A1 A2 A3 इस तरह से ये चलती जा रही है ना सीरीज, तो यहाँ पे
A6 तक तो A6 वाले पॉइंट से आएंगे, फिर 7 8 9 10 इस तरह से 7 पॉइंट्स और आगे आ जाएंगे। यहाँ तक आते आते तो टोटल कितने पॉइंट्स बन जाएंगे, यानी कि 6 तो पहले ही था, प्लस 7 और आ जाएंगे, यानी कि A6 प्लस 7 जो वैल्यू आएगी, यानी कि A13 जो वैल्यू आएगी आपकी, जो वो पॉइंट होगा, बी से ज्वाइन वाला पॉइंट होगा, वो A13 पॉइंट होगा, राइट। वो ए एक्स रे के ऊपर। फाइन, ये इतना ही क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट ज्यादा होने की वजह से अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। If the first term of an AP is 2 and the common difference is 4, then find the sum of its 40 terms। इसमें क्या है, देखिए आपको फर्स्ट टर्म ऑफ AP दे रखी है, यानी कि A की वैल्यू 2 दे रखी है, D हमें नहीं, D हमें 4 दे रखा है, राइट। और द सम ऑफ जो S14 है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब AP में सम फाइंड आउट करने की जो फॉर्मूला होता है, जो हम निकालते हैं, सम निकालते हैं AP सीरीज का, उसका क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फाइन, अब यहाँ पे देखिए हमें सब कुछ दे रखा है, हमें इसका सम ही फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए S14 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए जो जो वैल्यू हमने लिखी है, यहाँ पे एन भी लिख लीजिए, एन आपका 14 है, जो हमसे सम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें जो दिया है उनका सम पूछा है। फाइन, तो जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, 40 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, प्लस एन है 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 4, राइट। तो चलिए यहाँ से कट कर दीजिए, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। ये 4 आ जाएगा, यहाँ से 39 इंटू 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, राइट। और ये +4 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 इंटू 160 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3200, यानी कि सम ऑफ 40 टर्म्स का कितना आएगा आपके पास इन AP में 3200, ये आपका आंसर होगा, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the common difference of an AP in which T18 minus T14 is equal to 32, right। तो ये देखिए हमारे पास क्या होता है कॉमन, हमारे पास nth टर्म निकालने का, nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इन AP, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है, राइट। तो इसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए T18 है हमारे पास पहले, तो सीधा T18 पे चलते हैं। T18 कैसे होगा, ए प्लस, यहाँ पे n मेरे पास 18 है, राइट। तो n माइनस वन कितना हो जाएगा 17, 17 इंटू डी। और इसी तरह से T14 जो है वो कितना बन जाएगा ए प्लस 13d, राइट। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंस ही तो करना है, या इक्वेशन 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2, राइट। तो कर दीजिए T18 माइनस T14 इज इक्वल टू ए प्लस 17d माइनस ए माइनस 13d, राइट। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देखिए ए से तो ए कैंसल आउट हो गया, राइट। यहाँ पे बच गया 4d, राइट। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 32, तो यहाँ से मेरे पास d आ जाएगा 32 अपॉन 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8। फाइन, तो यही हमसे पूछा गया था, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 8, ठीक है। दोनों हमारे पास जो ए है वो गिवन, हमें ए की, चलो ए तो खत्म ही हो गया था, तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था, वो क्या आ गया आपका 8। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या है, इफ p -1 1, यानी कि p के कोऑर्डिनेट -1 1 है, इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ठीक है। यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है p, मिड पॉइंट है, राइट। तो इसके -1 और 1 कोऑर्डिनेट हमें दे रखी है, इसके -3b दे रखा है, और इसके 1b प्लस 4 दे रखा है। फाइन, अब देखो यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, राइट। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। जब x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो लगा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा x के लिए क्या होता है x1
प्लस x2, ठीक है। जो x1 x2 होते हैं ये वाले होते हैं x1 y1, और ये हो जाता है आपका x2 y2, राइट। x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो इससे तो हमारे x के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं मिड पॉइंट के, राइट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ से आपके पास। और अगर y1 प्लस y2 करते हैं डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y के कोऑर्डिनेट आएंगे। अब ये वाली जो वैल्यूज है ना वो हमें गिवन है, क्योंकि हमें p पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है, यानी कि p के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो ये इसके इक्वल होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले x1 और x2 की वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आता है, -3 आएगा और उधर से प्लस का 1 आएगा, डिवाइड बाय 2 आएगा। यहाँ पे b+4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू इसकी इक्वल आनी चाहिए -1 और 1 के, राइट। तो इक्वल रख देते हैं। यहाँ पे देखिए -3 + 1 डिवाइड बाय 2 किया तो -1 आ गया, राइट। अब ये तो x का कोऑर्डिनेट तो x के कोऑर्डिनेट से इक्वल हो गया, फाइन, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे देखिए 2b+4 डिवाइड बाय 2 आ गया, राइट। अब इसको हमने किसके इक्वल करना है, इन जो मिड पॉइंट वैल्यू हमें गिवन है इसके इक्वल कर दीजिए। तो x को तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि यहाँ पे b भी नहीं है और हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधा यहाँ पे चलते हैं, 2b+4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए उस साइड ले लीजिए, 2b+4 इज इक्वल टू 2 बच गया। तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू 2 - 4 यानी कि -2 बच गया, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। इजी ना। सो आई होप ये समझ आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर AT इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट OT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल OTA इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AT। हमें इस जो ये टेंजेंट दे रखी है ना, यहाँ पे देखिए AT, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे सेंटर से, ठीक है, सेंटर से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो वो यहाँ पे कहीं पर मिलेगी इस तरह से, सॉरी ये थोड़ी हो गई है ये वाली। तो ये जब भी हमने पहले भी मैंने आपके क्वेश्चन में करवाया था अभी अभी, कि सेंटर से ऊपर अगर हम टेंजेंट से, सेंटर से लेकर टेंजेंट के ऊपर अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो और वो जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, फाइन। तो ये मैंने अभी आपको बताया, और वैसे ये प्रॉपर्टी होती है हमारे सर्कल में, ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। एंगल OTA हमें गिवन है 30 डिग्री, और अब हमने जैसे ये ड्रॉ किया है, ये कंस्ट्रक्ट किया है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एंगल TAO आ गया, यानी कि ए एंगल कितना आ गया मेरे पास, 90 डिग्री, और मुझे OT गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए फाइंड क्या करना है, AT। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करते हैं, फाइन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज क्या होता है हमारे पास, बेसिकली होता है आपको एंगल्स दे रखा होता है, तो आपको साइन या कोस में या टेन में किसी में भी रिलेशन बनाना होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखिए अगर मुझे जैसे जो मुझे फाइंड आउट करना है उसे मैं ऊपर लिख लेती हूँ, ठीक है, AT। अगर इसके प्रोपोर्शन में मैं OT लिख दूँ क्योंकि मुझे OT की वैल्यू पता है, राइट। तो क्या बनता है, AT अपॉन OT क्या बनता है, AT हमारी क्या है, बेस है, ये हमारी हाइपोटेनियस है, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है हमारा कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा, राइट। तो कोस थीटा को, थीटा मतलब ये 30 डिग्री एंगल, राइट। तो यहाँ पे थीटा भी हमें गिवन है 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, फाइन। तो ये देखिए कितनी आ जाएगी, cos 30 कितना होता है आपको पता है, √3/2 होता है cos 30, और AT हमें फाइंड आउट करना है, पड़ा रहने दीजिए। OT की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो कितनी आएगी, 4, ये आ गया √3/2। यहाँ से देखिए ये कट हो जाएगा और AT मेरे पास कितना आ जाएगा, 2√3। इजी ना, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था। जस्ट आपको माइंड में थोड़ा सा ट्रिगर करना है, जब भी आपको ऐसा कुछ भी दिखे क्वेश्चन में, कोई एंगल दे रखा है, कोई एक साइड दे रखी है और कोई जो
ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दूसरी साइड पूछी गई है, तो आप या तो हाइपोटेन्यूस वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं और या हम लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से भी इजी हो जाता है। हाइपोटेन्यूस कॉन्सेप्ट वहां पे लगता है जहां पे आपको दो एटलीस्ट दो साइड्स गिवन हो तो तीसरी फाइंड आउट करनी हो। फाइन, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 80 की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए यहाँ पे क्या है, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं डायग्राम। ठीक है, ओहो सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, राइट, ये इसका सेंटर है, और यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ की गई है इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, और उस टेंजेंट को जब हम इस सेंटर से मिलाते हैं तो यहाँ पे कोई टी पॉइंट बनता है। आप डायग्राम थोड़ा सा ध्यान ध्यान से बना लेना बच्चों, मेरी जो कंस्ट्रक्ट करने का वे है थोड़ा अजीब ही है, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना बच्चे, थोड़ी डायग्राम अच्छा नहीं बना। तो ये देखिए ये सेंटर है, ठीक है, ये ओ है। अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन में किया है, तो यहाँ पर ये कौन सा डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और यहाँ पे जो रेडियस है वो मेरे पास कितनी है, 5, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। और फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे देखिए जो उन्होंने बोला है कि सर्कल के सेंटर से जो हमने टेंजेंट को, जो लाइन जा रही है टेंजेंट को आपस में मिलाया है, इसकी जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर है, राइट। अब यहाँ से सिंपली आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें आपके पास दो साइड्स भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप पी पॉइंट दे दीजिए और इसको टी दे दीजिए, ठीक है, तो ये टी पॉइंट पे कट हो रहा है। फाइन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है आप देखिए, जो ओ टी है, ओ टी है, ठीक है, वो किसके ऊपर ओ टी जो है वो परपेंडिकुलर है, ओ टी परपेंडिकुलर है किस पे, ओ पी पे। फाइन, तो ये देखिए जब ऐसा कुछ गिवन होता है, मैंने आपको बताया था या तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है या क्या लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल जो है हमें कौन सा गिवन है, ओ टी पी, एंगल कितना है, ये मेरे पास 90 डिग्री का गिवन है, ठीक है। और ये हमने पहले बता चुके हैं, जब भी हमारी जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टू द टेंजेंट, ठीक है, ये हम बता चुके हैं, जहाँ पे वो कांटेक्ट करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ टी पी, ओ टी पी में क्या होगा, क्या होगा जी, ओपी का स्क्वायर होल स्क्वायर, फाइंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ टी का होल स्क्वायर प्लस ओ टी पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो जो वैल्यू गिवन है वो रख देते हैं। ये गिवन है मुझे 13 ओ टी, जो गिवन है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, और सॉरी टी पी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, टेंजेंट की ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 169 हो जाएगा, ये 25, यहाँ पे टी पी का होल स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 169 माइनस 25 इज इक्वल टू टी पी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास होता है 144, राइट। और ये टी पी का होल स्क्वायर, तो टी पी का होल स्क्वायर मतलब अंडर रूट लेंगे तो 144 का अंडर रूट आ जाएगा, ये टी पी आ जाएगा, और हमारे पास टी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। फाइंड, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या है, इन ए लॉटरी टिकट देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 ब्लैंक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज। देखिए प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है देखिए, जो P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और नॉट गेटिंग एनी इवेंट, ठीक है, जो भी वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट, यहाँ पे क्या आता है आपका फेवरेबल आउटकम, आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए 10 प्राइजेस है, ठीक है, और 25 ब्लैंक्स है, लेकिन जो ब्लैंक्स है वो भी तो टिकट्स ही है। ठीक है, वो बात अलग है कि वो ब्लैंक्स है, उनके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन 25 टिकट्स तो उन्होंने रखी हैं और 10 पे प्राइजेस हैं, तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 प्लस 10, 35, राइट। आई होप ये बात आपको समझ हुई आ गई होगी और क्लियर होगी। हमें 10 और 20 ब्लैंक्स को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ब्लैंक्स को छोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि 25 जो ब्लैंक्स है वो भी टिकट से ही है। बात तो अलग है कि उनके ऊपर कोई आपको प्राइस नहीं मिल रहा, फाइन, और 10 प्राइजेस है। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 35 हो गई हैं टिकट्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, नॉट गेटिंग अ प्राइज। ठीक है, तो देखो जो नहीं मिलेगी वो तो ये 25 ही होंगी जो नहीं मिलेंगी आपको, क्यों, क्योंकि ये ब्लैंक है। बाकी 10 पे तो आपको प्राइज मिलेगा ही मिलेगा, इन 25 पे आपको कोई प्राइज नहीं मिलेगा। तो उन्होंने नॉट गेटिंग वाली ही तो पूछी है। नॉट गेटिंग कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 25। तो नॉट गेटिंग के लिए हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम होंगे, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स होंगे इस क्वेश्चन में, वो कितने होंगे, 25, और टोटल मेरे पास कितना है, 35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, ठीक है, अ प्राइज कितनी हो जाएगी, फेवरेबल हमारा ऊपर आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और टोटल हमारा नीचे आता है। तो ये 5 से कट हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 5/7। तो प्राइस न मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, 5/7। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखिए इसमें क्या है, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस देन फाइंड द नंबर्स और नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, देन द फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। भाई नंबर ऑफ जीरोस तो जीरो ही होंगे। ठीक है, जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में ही आंसर था। जब भी कोई ग्राफ आप इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है, एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाते हैं आपके, ठीक है, जीरो ही आ जाते हैं। फाइन, तो नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर इज दिस, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, इफ द मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले जो एन नेचुरल नंबर है वो लिखते हैं। हमारे पास नेचुरल, कहाँ गया भाई, एक मिनट, नेचुरल नंबर में क्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये चलते जाते हैं एन तक। ठीक है, अब उन्होंने इनका मीन बोला है। मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से चलती जाएंगी कहाँ तक, एन तक, और डिवाइड बाय एन। एन से हमारा ये हमारा क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमें गिवन है कितना, 5n/9। ठीक है, अब देखिए सम का फॉर्मूला एपी में क्या होता है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू 2, सम ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फार्मूला हमारे पास, n टर्म्स का फार्मूला ये होता है। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, यही फार्मूला फिर से अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए जो मेरे पास a कितना है, वो 1 है, d भी मेरे पास 1 है। दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, फिर थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, इस तरह से ये आपस में ऐसे चलता ही जाता है। ठीक है, तो डी मेरा पास वो कॉमन डिफरेंस आ जाता है, वो 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब n है, लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं, तो n/2 का ऐसे ही रखेंगे, 2 × 1 × n-1 × 1। ठीक है, अब डिवाइड बाय ये n पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए 5n/9, राइट, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, n/2, यहाँ से 2, और ये आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा लेना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका
प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई n, और ये आ जाएगा 5n/9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 1 प्लस का आ जाएगा तो ये n/2 इंटू यहाँ पे n प्लस 1 बच जाएगा और डिवाइड बाय n आ जाएगा। ये n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचेगा, ये 1/2 बच गया, इधर से n प्लस 1 बच गया और ये 5n/2 हो गया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 9n प्लस 9 इज इक्वल टू ये 10n हो जाएगा। अब इस इधर से क्या होगा, यहाँ से मेरे पास 10n माइनस 9n कर दूं, ये n वाली एक तरफ कर लीजिए, दूसरी एक तरफ कर लीजिए, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 9, और यही हमसे पूछा गया था। तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा जो जो हमसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, आपका क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। उसमें पूछा गया है हमसे फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइएंगल, जिसके आपको वर्टिसेस दे रखे हैं। ठीक है, एक ट्राइएंगल है, उसका हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। जब भी आपके पास सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट आता है, सेंट्रोइड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, मीडियंस कैसे निकालती है, जो ये लाइन यहाँ से हम जो ड्रॉ करेंगे एंगल से, तो ये वाली और ये वाली आपस में इक्वल लाइंस बनेंगी। ठीक है, ये यानी कि मिड पॉइंट आप कह सकते हैं इसका, मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ जितनी भी आपके पास मीडियंस दे रखी हैं वो मीडियंस क्या होती हैं, पेन ये देखिए यहाँ से, और ये बनेगा दिस वन और दिस वन। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा आपका, ये आपका सेंट्रोइड होता है। ठीक है, सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी आपको सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट दिया है यानी कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, यानी कि हमें यहाँ पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। देखिए क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइएंगल इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, जितने भी आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखे, जैसे पी क्यू ये आर दे रखा है, यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो x1 y1 हो जाएंगी। यहाँ पे आप x2 y2 लिख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट, और ये x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रोइड क्या आ जाएगा आपका, अगर x और y ये फाइंड आउट करना है हमें, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये आपका जो है सेंट्रोइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए x1, यहाँ पे हमें गिवन है जैसे p के कोऑर्डिनेट क्या है, ये -8 और 0 है, और ये q के है 5 5 है, और r के कितने हैं -3 और -2। राइट, तो आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। क्या आएगी, x1 8 माइनस का 8, x2 प्लस 5, और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का 3 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये 0 है, और ये 5 प्लस सॉरी यहाँ पे फिर से -2 क्योंकि वहाँ पे माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, बस इन्हें सॉल्व करना है। आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी, आप देखिए क्या आएगी, -3 तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास -2, और ये आ जाएगा आपके पास 1। राइट, तो ये हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ गए, ये वाले। ठीक है, फाइन, तो ये आपका सेंट्रोइड हो जाएगा, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइएंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मटेरियल ऑफ अ कोन इज कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। यहाँ पे क्या है, एक कोन है, एक कोन को उन्होंने कन्वर्ट किया है, ये हमारा कोन है, कोन को कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया, ये एक सिलेंडर बना दिया गया। लेकिन उन्होंने हमें कंडीशन दिया है, जो इसकी जो रेडियस आर है वही रेडियस इसकी बनेगी, आर बनेगी। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद भी ये हमें हाइट जो है सिलेंडर की वो हमें दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। राइट, तो हमें कोन की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें कोन की हाइट यानी कि ये वाली चीज़ हमें जो है फाइंड आउट करनी है। फाइन, तो कैसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, लेट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा सही। ठीक है, लेट
रेडियस ऑफ आपकी लेट रेडियस ऑफ कौन आर ले लेते हैं दोनों की, कौन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी आपके पास, दोनों को हमने आर लिया है, फाइन। तो यहाँ पे हाइट किसकी दे रखी है हमें, हाइट हमें सिलेंडर की दे रखी है, वो लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 6 सेंटीमीटर, फाइन। तो यहाँ पर आप इसको इसकी हाइट को h1 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें कौन की भी हाइट फाइंड आउट करनी है उसे हम नॉर्मली h ले लेंगे ताकि दोनों आपस में मिक्स ना हो। तो क्या आएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। क्यों, क्योंकि सिलेंडर जो कोन है, कोन को मेल्ट करके ही सिलेंडर बनाया गया, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। सो वॉल्यूम का फार्मूला कोन के क्या आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ले लें, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h1, यहाँ पे 1 कर लीजिए क्योंकि दोनों की हाइट इक्वल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और आर से आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बच गया 1/3 h इज इक्वल टू h1, ठीक है। अब देखो h1 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो h यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 6 प्लस का ये 6 इंटू 3, राइट। तो ये कितना हो गया 18, तो 18 सेंटीमीटर जो है हाइट है वो किसकी आ जाएगी, कोन की हाइट आ जाएगी, फाइन। आई होप क्लियर होगा। तो चलिए हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। देखिए इसमें क्या है, हमें साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल दे रखा है, जो हमें फाइंड आउट करना है हम लिख लेते हैं 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए इस टेंजेंट को मैं साइन बाय कोस की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा ओवर कोस थीटा हम इसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे वो चीज़ लिख देंगे। और हमें एक चीज़ और बोलिए, साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल ही है, अगर साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल ही है, अगर दोनों को मैं सेम वैल्यू रख दूँ तो ये आपस में कट आउट ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से बट हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी, ये इक्वल दे रखा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। जैसे कि इन्होंने जो लिखा है उसी की फॉर्म में लिख के बताती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, अगर आप कोस नीचे ले आएंगे तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बता रही थी, ठीक है, तो वो 1 ही आ जाएगा, फाइन। तो अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 1 है, तो इसको हम थोड़ा सा खोलते हैं, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए -2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, फाइन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन ओवर कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमें गिवन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ और देखिए, क्या लिख सकते हैं आप, तो आज का हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो ये दे रखी है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है, ये आपके पास एक कंडीशन है, तो जो गिवन है वो लिखते हैं पहले। गिवन क्या है, हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है, यहाँ से कोस को नीचे ले आइए, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाता है, साइन ओवर कोस क्या बन जाता है, टेंजेंट थीटा, वो आ जाएगा 1 के इक्वल। और आपको पता है अगर मैं 1 को टेंजेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं टेंजेंट 45 लिख सकती हूँ, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, जो हमें फाइंड आउट करना था, हमें करना था 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 45 पुट करते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री -2, राइट। और यहाँ पे देखिए टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर अंडर रूट 2, फाइन, 1 ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा -2,
और यहाँ पे देखिए 2 प्लस ये आ जाएगा 1/2, ये -2, यहाँ से -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या बच गई 1/2। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जो हमें कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने पहले तो थोड़ा सा सेट करके लिखा, टेंजेंट की फॉर्म में लेकर आए और यहाँ से हमारे पास थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू जैसे ही हमने अपनी इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास उसका आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आज के हमारे 50 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसमें क्या है ये देखते हैं कि एक्चुअली 15 नंबर क्वेश्चन ये 14 का ही सेकंड पार्ट है ये। हम जैसा कि आपके क्वेश्चन पेपर आता है पेपर में, ये सेम टू सेम वैसा ही सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका और में दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ABCD। ठीक है, तो है क्या यहाँ पर, हम ये जो हमें गिवन है एंगल BAC यानी कि ये हमारे पास 30 डिग्री है। ये मेरा B है, ये A है, ये C और ये D, राइट। और ये मुझे 30 डिग्री एंगल गिवन है, और एक साइड AB गिवन है, वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। अब हमसे BC साइड के बारे में पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंगल्स भी है, एक साइड भी है, दूसरी साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर मुझे BC फाइंड आउट करना है, राइट, तो मैं BC को ऊपर लिखती हूँ। अगर मैं AB को नीचे लिखूँ तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो इस कंडीशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास लगा सकते हैं। ठीक है, बस आपके जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए, और कोई एंगल गिवन होना चाहिए, कोई एक साइड गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखूं तो ये क्या होता है, ये टेंजेंट थीटा होता है, राइट। तो यहाँ से tan थीटा मेरे पास कितना आ गया BC ओवर AB। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे पास BC है वो तो मुझे फाइंड आउट ही करनी है, राइट। लेकिन यहाँ पे मेरे पास थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए tan 30 इज इक्वल टू BC ओवर 40, राइट। तो जो tan 30 की वैल्यू होती है वो आपको पता है कितनी होती है 1/√3, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1/√3 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये आ जाएगा 40, राइट। और यहाँ से BC कितना आ जाएगा आपके पास, ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये 40 नीचे नहीं सॉरी, ये 40 ऊपर चला जाएगा, राइट। ये 40 ऊपर चला जाएगा, ये √3 नीचे रह जाएगा, क्योंकि हम 40 को ऊपर लेके जाएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, और BC की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा रैशनलाइजेशन करके लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ये √3 से मैंने अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 √3 आ जाएगा और नीचे 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इस फॉर्म में भी रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन थोड़ा सा रैशनलाइजेशन कर देंगे तो नीचे में से अंडर आपका ख़त्म हो जाएगा। फाइन, तो यही आपका फिर आंसर बनेगा, राइट। तो चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 3x² + 4x + 2 देन फाइंड द अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है अल्फा और बीटा जीरोज है। ठीक है, अल्फा और बीटा जीरोज हैं या रूट्स हैं किसी भी पोलिनोमियल के। तो उस केस में कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, जो हमारे पास होता है सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन दिस कंडीशंस, ठीक है, हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो गिवन है 3x² + 4x + 2, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इस चीज़ की। ठीक है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। कैसे, क्योंकि मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। ठीक है, यहाँ पे -b मतलब माइनस तो साथ में रहेगा, b की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ओवर a। ठीक है, ये 3 है, राइट, हमारे क्वेश्चन में ये 3 है। ठीक है, तो -4/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा c/a, यानी कि 2/3। यहाँ पे c 2 है,
और ए की वैल्यू कितनी है 3। तो अब देखिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो हमें फाइंड आउट करना है। हमें अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखिए मैं अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले सकती हूँ, राइट। यहाँ पे हमारे पास बीटा प्लस अल्फा बच जाएगा। अब मेरे पास दोनों की वैल्यू है, मल्टीप्लीकेशन में भी है और सम ऑफ द रूट्स भी है, ठीक है। तो ये आ जाएगी 2/3, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा -4/3, राइट। तो मेरा जो वैल्यू आएगी -8/3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि कितनी आई -8/3। तो यही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी 15th जो नंबर क्वेश्चन हमने किया था उसका जो है सेकंड पार्ट है, यानी कि और में क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है। ये और में गिवन है, तो आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो इसमें क्या गिवन है, हमें एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस के। तो हमसे पूछा गया क्या है, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी ये कंडीशन दी गई है, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और फाइंड करो कि 4k की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन ही लगेंगी। अल्फा और बीटा आपको जीरोस दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -5/1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, k/1, राइट। तो यही बनेगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस क्यों, क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पे माइनस में दी है, और हमारे क्वेश्चन में जो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे भी हमने एक माइनस लगाना होता है, ठीक है। तो आप ये माइनस स्किप नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यू आ जाएगी, ये k आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने अल्फा, हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें, यानी कि अगर हम इसका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 का 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं है, बट हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो इसको तो हम नहीं कुछ करेंगे। लेकिन हमें इसे ऐसा बनाना पड़ेगा कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बन जाए, चाहे वो उसका होल स्क्वायर में बन जाए, चाहे जैसे भी बने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार -2 अल्फा बीटा, ये तो पढ़ा ही है, एक बार हमने 2 अल्फा बीटा प्लस कर दिया, एक बार हमने 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया। इससे हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको आगे ले आऊँ, यहाँ पर 2 अल्फा बीटा, और जो दूसरी है ये देखो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा बन गया, तो ये 1 आ गया, फाइन। अब यहाँ पे देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा, राइट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब हमें गिवन है, कितनी है, 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा -4 इंटू के इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए हमें 4k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 25 बन जाएगा, ये -4k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए -4k इज इक्वल टू 1 -25 किया, तो ये माइनस का 24 आ जाएगा, राइट। और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास 4k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, और यही हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको रूट्स के बारे में बोला जाए, जीरोस के बारे में बोला जाए, एक ही बात होती है, ठीक है। आपको ये चीज़ साइड में लिख लेनी है, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 401 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सबको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इनका HCF ले लेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे आप, 96 को 2 से करें, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 ज़ा 4, और ये आपका आ गया, ठीक है। तो कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि मैं 2⁵ इंटू 3⁵ लिख सकती हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए, इसको हम करेंगे 404 को
ठीक है, तो ये 4 से किया 101 और सीधा ये 101 से आएगा, क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, लेकिन 4 नहीं होता, तो 4 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और इंटू ये 101 आ जाएगा, तो यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 101। ठीक है, अब हमने HCF फाइंड आउट करना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 2 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। तो यही आपका आंसर होगा। फाइन, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब ये क्वेश्चन भी उसी का ऑप्शनल है। ठीक है, ये और में है। इसमें हमसे क्या पूछा है? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इट। देखिए, या तो आप सीधा इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए 17 है, वो तो पहले ही प्राइम नंबर में है। अगर मैं 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या हो जाएगा? ये 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 17/5 की क्यूब हो जाएगा, राइट। अब इसको थोड़ा सा और हम अगर सॉल्व करें, नीचे हम अगर ज़ीरो की फॉर्म में ले आए, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा? ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो की फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर 17 इंटू 8 आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 10⁻3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होगा क्या? बेसिकली 17 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है और आपको जीरो, नीचे जीरो से 3 जीरोस बन जाएंगे। 17 8 जा कितना होता है आपको पता है? 136 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए ये 1 3 जीरोस आ जाएंगी और ये बन जाएगा 0.136। तो ऐसे करने से आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप 17 को 125 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप 125 का टेबल रन करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, नीचे जीरो बनाइए और इसके बाद आप सीधा डेसिमल पुट कीजिए। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है। इस सेक्शन में आपको 4 केस स्टडीज आती हैं। ठीक है, 16 मार्क की केस स्टडीज आएंगी टोटल। ठीक है, तो 4 केस स्टडीज होती हैं हमारे पास, तो उसमें से हम पहले केस स्टडी ले रहे हैं। ठीक है, ये 17 नंबर क्वेश्चन है, उसका केस स्टडी का जो पार्ट है उसका। ठीक है, तो केस इसमें क्या है, कौन सी केस स्टडी दी है ये आपके सामने है। ठीक है, क्या ये रिलेटेड है? पोल्यूशन से। ठीक है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कुछ डेटा दे रखा है हमें। इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है हमें? कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दे रखी है। ठीक है, उसमें ये आपका इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन हम उससे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है? सपोज मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार, इफ वी मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन बाय 5 देन न्यू मीन विल बी। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी मीन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मतलब मीन भी उतना ही मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो टोटल मीन आएगा वो भी 5 से मल्टीप्लाई होकर ही आएगा। ठीक है, तो आपका जो न्यू मीन आएगा वो क्या आ जाएगा? 5x बार। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी। अब जो ये तो डेफिनेशन है, किसकी है ये डेफिनेशन? ये मोड की डेफिनेशन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हमारा मोड होता है। फाइन, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। अब यहाँ पर हमें मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीन फाइंड आउट करना है SO2 का। ठीक है, तो देखिए, जो ये आपको सिर्फ यहाँ तक टेबल गिवन है, राइट, तो ये इस टेबल को हमें थोड़ा और बनाना पड़ेगा आगे मीन फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो कैसे करते हैं? ये मैंने आपके लिए नीचे टेबल बना रखी है पहले, अब मैं इसे यहीं पर समझा देती हूँ। ठीक है, इसके लिए हम एज्यूम्ड कर लेते हैं, हमारा एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। वो मैंने यहाँ पर 10 ले लिया, तो एज्यूम्ड मीन से हम अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करेंगे। ठीक है, ये हमारी कंसंट्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लास मार्क्स निकालूंगी। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क्स होते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय
2, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए लोअर लिमिट है 0.00 से अपर लिमिट है 0.04, तो इसका दोनों का सम करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो इस तरह से मेरा क्लास मार्क्स आ जाएगा, यानी कि मेरा एक्स आई आ जाएगा। यहाँ से मैं एक्स आई फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, डी आई। डी आई में क्या होगा, एक्स आई माइनस ए हमने जो एज्यूम्ड मीन लिया था, राइट। हम एज्यूम्ड मीन की हेल्प से अपना फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ से जो मेरा डी आएगा वो एक्स आई माइनस ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स आई में से ए को माइनस करना है। 0.02 में से 10 को माइनस किया तो ये नेगेटिव वैल्यू आई। नेक्स्ट है 0.06 में से 10 माइनस करेंगे तो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, और उसके बाद ये वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसी तरह से माइनस करके मैंने सारी वैल्यू राइट डाउन कर ली है। अब हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो एफ आई इंटू डी आई, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो हमने डी आई फाइंड आउट किया था इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 4 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दो वैल्यू नेगेटिव आएंगी माइनस साइन के थ्रू, ठीक है, बाकी की पॉजिटिव आ जाएंगी। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई होते जाएंगी। 4 इंटू माइनस 0.08 से क्या आएगा, माइनस 0.32 आ जाएगा। 9 इंटू दिस, देन यू विल गेट दिस। तो 9 को 0 से किया तो 0, 2 इंटू दिस। तो इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज राइट डाउन कर ली। अब हम निकालते हैं यहाँ पर सी एफ, ठीक है। यहाँ तक आपको हर एक टेबल कंप्लीट करनी है, ये है मेरा सी एफ, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे सारी टेबल्स कंप्लीट करनी है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रखते हैं, फिर फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि 9 प्लस 4 कितना है 13, 13 प्लस 9 कितना है 22, 22 प्लस 2 24, 24 प्लस 4 28 एंड 28 प्लस 2 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि हमारी टेबल सी एफ जो है वो सही आया है नहीं। जब आप फ्रीक्वेंसी का सम कीजिए, ठीक है, जो सम आपकी फ्रीक्वेंसी का आएगा वही सम आपका सी एफ के लास्ट सी एफ का भी आएगा, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी आएगा, राइट। यानी कि जो लास्ट पार्ट किया होगा हमने वहां पर ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, फाइन। तो ये थोड़ा सा क्रॉस चेक करने का मेथड होता है, जस्ट कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, कैलकुलेशन सही हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमारा क्वेश्चन था कि हमें मीन फाइंड आउट करना है, राइट। जितनी भी है वहां से हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ठीक है। सी पार्ट, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन के अकॉर्डिंग टेबल हमारी बन गई। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मीन का जब भी हम ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल के अकॉर्डिंग मीन निकालते हैं तो हमारा होता है ए एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन से हमने ये टेबल बनाई है, तो एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला ही हम यहाँ पे लगाएंगे, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी एक्स आई सॉरी एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई, राइट। तो ये मेरा अज्यूम्ड मीन का फार्मूला था। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे ए 10 है प्लस एफ आई डी आई कितना आया हमारे पास, नेगेटिव में माइनस 0.04, राइट, डिवाइड बाय कितना, ये पॉइंट है, ये डेसिमल है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 30, और यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.01 और माइनस 0.001, ये आएगा 0, ये 10 आएगा, राइट, यहाँ पे 10 आएगा, माइनस 0.001 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 0.0999 0.099, राइट, ठीक है। ये ppm जो हमें यूनिट यहाँ पर दे रखी है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही बनता है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही बन रहा है। तो ये सी पार्ट आपको ऐसे ही ऐसे करना है। अगर आप यहाँ पे मीन की टेबल जो है बना रहे हैं वो एज्यूम्ड मीन से बना रहे हैं तो आपको एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, फाइन। तो नेक्स्ट हमारा डी पोर्शन देखते हैं, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। अब मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन जब हम ऐसी टेबल बनाते हैं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमारी मीडियन आ जाती है, ठीक है। तो मीडियन का फार्मूला जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशंस इवन होती है उसका अलग होता है, ऑड होती है तो उसका अलग होता है। जैसे इवन होता है, जैसे अगर हमें नॉर्मल ही दे रखा है क्वेश्चन तो हम लोग कैसे करते हैं, n/2th टर्म एंड n/2th +1,
1th टर्म और डिवाइड बाय 2। इस तरह से मीन का जो फॉर्मूला है हम सॉरी मीडियन जो है हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लगाना। यहाँ पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास सीधा कैपिटल एन दे रखा है, ठीक है, कैपिटल एन, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू कितना है 13। तो यहाँ से मीन कितना आ जाएगा, एन बाय 2 करेंगे तो आप मीडियन कितना आ जाएगा, एन बाई टू इज इक्वल टू 13 बाई 2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब देखिए 15 मेरी मीडियन है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा 15 लाई कहाँ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसी का निकाला है ना हाफ, इसी का ही मीडियन निकाला है, तो मीडियन लाई कहाँ कर रहा है, देखिए यहाँ पे 13 तक तो नहीं आएगा, राइट, ये तो नहीं आएगा। अब 13 तक यानी कि 0.08 तक तो हमारे पास मीडियन नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए 0.08 से लेकर 0.12 तक हमारे पास वैल्यू कहाँ तक आ रही है 22, यानी कि जो हमारा 15 नंबर है वो यहीं कहीं लाई करेगा, राइट, यहीं कहीं पे लाई हमारा 15 नंबर करेगा। तो हमारी जो कम्युलेटिव सॉरी मीडियन का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो कंसंट्रेशन आएगी आपने 15 के अकॉर्डिंग, वो कौन सी बनेगी, 0.08 से लेकर 0.02 इंटरवल के बीच में, ठीक है। इसी के बीच में हमें हमारा मीडियन फाइंड आउट हुआ है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ लोकेलिटीज विच हैव मोर देन 0.12 ppm। 0.12 ppm है ना, मतलब इसका मीन्स है पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो ये हमें देखना है कि कौन सी लोकेलिटी में भी फाइंड द नंबर ऑफ लोकेलिटीज, ऐसी कौन कौन सी लोकेलिटीज हैं जहां पर 0.12 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखिए 0.12 से ज़्यादा वैल्यू कहाँ कहाँ आएगी, यहाँ तक तो नहीं आ रही है ना, तो 0.12 से ज़्यादा यहाँ से आएगी। इसके नीचे नीचे वाली सारी वैल्यूज जो आएंगी वो आपकी मोर देन 0.12 ppm है, ठीक है। तो इन सबको हमने क्या करना है, आपस में प्लस कर देना है, यानी कि जो ई पार्ट है आपका वो क्या आ जाएगा 2 + 4 + 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। ये बात समझ में आई, क्योंकि नंबर ऑफ लोकेलिटीज हमसे पूछी गई है विच हैव मोर देन 0.12 ppm, ठीक है। मोर देन उतना नहीं लेना, अगर 0.12 वाला इंक्लूड कर देते कि इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू और मोर देन तो हम 9 को भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन उन्होंने इज इक्वल टू का साइन नहीं दिया, तो मोर देन किया, तो नीचे नीचे वाला पार्ट आ जाएगा, फाइन। तो ये आपकी एक केस स्टडी होगी। इसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, राइट, लेकिन मैंने आपको 5 के 5 ही करवाए हैं ताकि आपको सारा मेथड्स क्लियर हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी पर, ठीक है। अब ये देखिए हमारी सेकंड केस स्टडी है, क्वेश्चन नंबर 18 बनेगा ये, ठीक है आपका। तो इसमें क्या है, सैटेलाइट टावर्स इन हिमालयंस में, ये है केस स्टडी, उसी के बेस पर दे रखी है, कुछ एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, कुछ टावर्स दे रखे हैं, कुछ सिग्नल्स जा रहे हैं आपस में, टावर में कनेक्टिविटी है उनकी, ठीक है। और इनका जो प्रॉपर डायग्राम है वो मैं आपको एक दूसरे तरीके से बनाकर बताती हूँ। देखिए होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखिए, फाइन। तो बेसिकली है क्या, देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल है ये 60 डिग्री दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब भी देखिए आप यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपकी आइज है, आइज से ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, अगर आप इससे ऊपर कोई जाती हुई चीज, जैसे हवा में जाते हुए कोई एरोप्लेन देख रहे हैं, ये कोई भी चीज देख रहे हैं, तो ये जो है आपका आइज के साथ ही एंगल बन रहा है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर सिमिलरली वहीं पर खड़े होकर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, किसी डॉगी को जाते, या कुछ भी, या नीचे बॉल पड़ी है उसको देख रहे हैं, तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बन रहा है वो होता है आपका डेप्रेशन एंगल, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों एंगल की वैल्यू सेम होती है, फाइन। तो इन्हें एंगल ऑफ एलिवेशन और डेप्रेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, ये हिल है यहाँ के टॉप से, यानी कि ये ए पॉइंट है मेरा। ठीक है, ये इसे बी ले लीजिए, ये सी है, ये डी ले लीजिए। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे, यहाँ से मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ। ठीक है, मतलब जो नीचे एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और अगर हम देखें जो दूसरा है ना, टॉप ऑफ द टावर विद द हाइट ऑफ 50, पहले तो इसकी हाइट दे रखी है, ये हमें 50 मीटर दे रखी है। ठीक है, और यहाँ से वो कह रहे हैं नीचे की तरफ ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है, वो 30 डिग्री बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। ठीक है, फुट ऑफ द हिल जो पहाड़ी है उसके पैर से। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसकी हाइट हमें दे नहीं रखी तो हम h मान लेते हैं। फाइन, तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड द हॉरिजॉन्टल क्या हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब हमें ये जो AC है ये फाइंड आउट करनी है, ये हमें निकालना है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, लिखेंगे कैसे इसको वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो जो हमें AC फाइंड आउट करना है, राइट, AC हमें फाइंड आउट करना है। आप उसे ऊपर लिखिए, जैसे हम पहले भी मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगाते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। हमें AC फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है, यहाँ पे एंगल गिवन है। ठीक है, कौन सा एंगल गिवन है, 68, मतलब CAD भी गिवन है और BC ए भी गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा लगाएंगे, अगर मैं यहाँ पर जो मुझे पता है चीज, यानी कि ए भी पता है मुझे, देखो अब AC मुझे फाइंड आउट करना है लेकिन ए भी मुझे पता है। अब ये वाली रिलेशनशिप कहाँ पे बनती है, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर कहाँ बनता है। अब देखिए बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा, राइट। क्यों, देखो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ये इसको ऑपोजिट होता है, तो ये होता है कॉट थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, सॉरी, थीटा हमें कितना गिवन है, यहाँ पे आएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, राइट। तो थीटा 30 है, तो यहाँ पे लिखिए AC मुझे फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू 50 है, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये हमें पता है, हमने याद कर रखी है, राइट। तो यहाँ पे हमें कोट 30 की वैल्यू √3 पुट करनी है। अब AC की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 50 √3, सिंपल। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, B, राइट। नेक्स्ट है फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। अब हमें ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है, H फाइंड आउट करना है। अब हम फिर से क्या करेंगे, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ थोड़ा सा, 5 √3, इससे इजी हो जाता है कि क्या हम कोई रिलेशनशिप बना सकते हैं। फाइन, इसी तरह से देख सकते हैं, राइट। तो अगेन हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा बनेगा, ACD। अब ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ये हमें पता है। ठीक है, ACD बनेगा। तो बी पार्ट में क्या आएगा आपके, तो फिर से वही बात, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है मुझे, C और D फाइंड आउट करना है, तो मैंने लिख दिया CD, क्योंकि CD ही हाइट है, अच्छा ये हमारा हमने अभी माना हुआ है। ठीक है, CD, और अब हमारे पास गिवन क्या है, अब हमने AC भी फाइंड आउट कर लिया, तो मैं AC लिख देती हूँ। ठीक है, अब CD ओवर AC, यानी कि ये तो उल्टा हो गया ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने पुट करना है CD, हमें फाइंड आउट करनी है, या तो इसको H लिख लीजिए CD को फाइंड, और नीचे क्या आ जाएगा, इक्वल में है AC है, AC की वैल्यू कितनी है, 50 √3, अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया, और यहाँ पे 1060 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो 1060 की वैल्यू भी आपको पता है कितनी होती है, देखो 10 जो 30 का उल्टा क्या आ जाए, कोट 30 का उल्टा 1060 लें तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, फाइन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3। ठीक है, 1030 की वैल्यू देखो, कोट 30 होता है √3, और जो 1030 होता है वो होता है 1/√3। ठीक है, ये आप याद कर लो थोड़ा सा, और इनका ऑपोजिट अब 1060 लेंगे तो वो हो जाएगा इसका ऑपोजिट,
ठीक है, tan 60 कितना हो जाएगा √3 और cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ये वैल्यूज थोड़ी सी ये तो याद ही कर लो, रट्टा ही मार लो आप इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसे ऊपर मल्टीप्लाई करूँ √3 और √3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 50 × 3, राइट, तो ये आ जाएगा 150। फाइन, तो 150 मीटर हाइट हमसे ये पूछी थी सेकंड क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर टू द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है किसमें, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से, ठीक है, टावर के फुट से द टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप की, यानी कि ये वाली, यानी कि ये तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज बनना है एक राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इससे हमें हमारे पास गिवन क्या है, ये भी मेरे पास अब आ गया, ये कितना आ गया 150 आ गया, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तीसरी साइड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस AC इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर, राइट। AC की वैल्यू है 50/√3 का होल स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू कितनी है 150 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से इसे खोलो 50 × 50 × 3 आ जाएगा प्लस ये 150 × 150 आ जाएगा। इसके बाद करना क्या है आपको, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना, और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, एक ऑप्शन ये है आपके पास, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक ऑप्शन और भी है हमारे पास, कौन सी है, ठीक है, अगर हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा लेते हैं, हमें एडी फाइंड आउट करना है, राइट। अब एडी फाइंड आउट करना है, अगर मैं मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख दूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख दूँ, या फिर किसी साइन के एंगल्स को बीच में हम लोग लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हैं साइन थीटा, यहाँ से अगर मैं ये लिख दूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, क्या आएगा यहाँ से CD ओवर AD, CD ओवर AD आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर अगर उल्टा कर दूं AD, इसको उल्टा कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये सारा उल्टा हो जाएगा, 1/sin थीटा इज इक्वल टू AD ओवर CD है कुछ नहीं, आप बेसिकली ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इससे क्या हमारे AD ऊपर ही पड़ा रहेगा, हमें बाद में इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, झोल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो AD ओवर CD को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/sin थीटा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ AD चाहिए तो CD ऊपर ले जाइए, यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा, ये मुझे पता है 150 है, अभी हमने फाइंड आउट किया sin थीटा, यहाँ पे थीटा कितना पुट होगा, यहाँ पे 60 डिग्री पुट होगा, राइट। ये वाला हम ट्राइंगल ले रहे हैं, तो इसमें जो है हमारा एंगल कितना है 60 डिग्री, तो sin 60 लिख दीजिए। अब sin 60 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी होती है, √3/2 होती है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। ये क्लियर है आपको, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 300 डिवाइड बाय √3। आप इसका रैशनलाइजेशन कीजिए √3/√3 से, तो ये आपका आ जाएगा 300 √3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इससे ये कैंसल आउट कीजिए 100। ठीक है, तो 100 √3, ये आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, हमारा ऑप्शन बन रहा है फर्स्ट, राइट। तो ये आई थिंक इजी मेथड है, ये इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत लंबी करनी पड़ेगी, आंसर आपका तब भी आ जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इनमें से दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस वन इज द बेस्ट। आप रिलेशनशिप बनाइए, ठीक है, आपको सब कुछ दिया है, एंगल है, दोनों साइड है, हमें ये फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप बनाइए, कोई भी रिलेशनशिप बनाइए ट्रिग्नोमेट्री का, आपका आंसर आ जाएगा। फाइन, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, यहाँ आते हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल टू द टॉप ऑफ द टावर। अब देखिए कहाँ गया हमारा वो, एक मिनट, यहाँ पे चलते हैं, फुट ऑफ द हिल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, राइट। हमारा ये क्वेश्चन बनता है अब, हाँ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द हिल टू द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, हिल के फुट से, यहाँ से टावर के टॉप, टॉप की वैल्यू फाइंड आउट करनी, फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है, देखते हैं ये कैसे निकाल लेंगे। सेम है जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था सी पार्ट, वैसे ही होगा ये भी। ठीक है, सेम सेम सी कैलकुलेशन आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो देखते हैं हम, एक मिनट आगे, अगली स्लाइड दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसको हम यहीं पर ही सॉल्व करते हैं डी पार्ट। अब हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है,
पहले हमारा दूसरी साइड थी, अब हमारी दूसरी साइड आ जाएगी। ये मेरा बी था, ये ए था, ये सी था, ये मेरी 50√3 वैल्यू थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल था, यहाँ पर जो एंगल था वो 30 था, दूसरे की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब हमें ये निकालना है, ये BC की वैल्यू निकालते हैं। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो बच्चों इसका ध्यान रखिए, जहां पे भी ऐसे क्वेश्चन मिले फटाफट से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला चिपका दो। ठीक है, होगा क्या, बेसिकली BC हमें फाइंड आउट करना है। BC हमें निकालना है अगर हम हाइपोटेनियस और किसी दोनों में से, कोई भी एक दोनों में से हम वो बना लें, हमारी इक्वेशन बना लें, तो परपेंडिकुलर ओवर मतलब BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 50 ओवर, यहाँ पे भी साइन ले लो, मैं साइन 30 आ जाएगा। ठीक है, सेम किया है जैसे पहले प्रोसेस किया था। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, मतलब मैंने इसको ऐसे करके लिखा है, BA डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू साइन थीटा, ये है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर नहीं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, वो हमने यहाँ पे लिखी है भाई, मैंने सीधा लिख दिया। ठीक है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप भी क्विक करने की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, आपको केस स्टडी पढ़ के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और मैक्सिमम टाइम अगर आप ना लें यहाँ पर तो अच्छा है, लेकिन ये आपके 16 मार्क्स पक्के कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2, राइट, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा 100। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, हाँ आपका बनेगा सेकंड पार्ट करेक्ट बनेगा, राइट। तो नेक्स्ट देखिए ई पार्ट क्या है, हमें ये एक उन्होंने बना कर दिया कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये टावर है, यहाँ से हम ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे थीटा है, जो यहाँ से स्ट्रेट में देखें तो ये एंगल थीटा है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो क्या पूछा है, इफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ गया, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव अवे फ्रॉम द टावर देन द एंगल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे पूछा एंगल ऑफ डेप्रेशन मेक बाय द पर्सन इज, ठीक है, मेक बाय द पर्सन इज क्या होगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन और डेप्रेशन का कॉन्सेप्ट, जब हम अपनी आंख से नीचे की तरफ देखते हैं तो जो ये एंगल बनता है वो डेप्रेशन एंगल बनता है। अब वो पूछ क्या रहा है कि जो ये एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव कर दें, अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे करके पीछे ले जाऊं थोड़ा, ठीक है, मूव अवे फ्रॉम द टावर, इस टावर से थोड़ा और पीछे ले जाते हैं, यहाँ से बना लेते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके बनाएंगे, तो वो पूछ रहे हैं जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो क्या होगा। देखिए जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे एंगल ऑफ डेप्रेशन घटता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट। तो ये एंगल भी कम होता ही जाएगा, क्योंकि आप ऐसे ऐसे करके जाएंगे, देखो ये यहाँ से और पीछे चला गया, फिर और पीछे चला गया, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब आप बिल्कुल सीधा देखने लग जाएंगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेप्रेशन तो कम ही हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड पार्ट। तो ये आपकी सेकंड केस स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमने 4 मार्क्स पहले पक्के कर लिए अपने, 4 अब पक्के कर लिए, 8 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए नहीं। ठीक है, तो चलिए, सॉरी 5 है, 5 है ना, 5 क्वेश्चन थे, 5 हमने तो 5 पक्के कर लिए हैं। आप उनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, वो कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं वो आप क्वेश्चन पेपर में देख लेना। चलिए तो हमारी नेक्स्ट केस स्टडी पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो देखिए इसमें क्या है, ये एक फन गेम हो रही है। ठीक है, बच्चे प्ले कर रहे हैं, किससे प्ले कर रहे हैं, आपके पास क्यूब है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नंबर्स और कुछ लेटर्स लिखे गए हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स लिखे गए हैं, अल्फाबेट्स लिखे गए हैं और नंबर्स लिखे गए हैं, फाइन। तो ये है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखो देखने से पता चल जाता है कि केस स्टडी बेस्ड किस पर है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से बेस्ड है, ये देखने से पता चल रहा है, कुछ नंबर दे रखे हैं, बच्चे प्ले कर रहे हैं, और ये क्यूब है, क्यूब डाइस ऐसी चीजें हमेशा प्रोबेबिलिटी में ही आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का फंडा क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है आपकी फेवरेबल आउटकम्स आते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स आएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें, हमें फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट करके रखने हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करके रखने हैं, ठीक है। अब देखिए क्यूब है, क्यूब के कितने फेस होते हैं आपको पता है, 6 फेस होते हैं, राइट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। टोटल तो मेरे पास देखो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ आउटकम्स है, सॉरी आउटकम्स लिखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, वो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला पार्ट लेकर चलते हैं। तो उसमें क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अल्फाबेट, अल्फाबेट को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है। अब अल्फाबेट को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो हमें पहले फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, कि मतलब अल्फाबेट देखने हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्फाबेट, ये तो नंबर है, ये भी नंबर है, ये नंबर है और ये भी नंबर है, ठीक है। ये 4 तो मेरे पास नंबर है, लेकिन सिर्फ 2 ही अल्फाबेट है, तो मतलब 2 ही अल्फाबेट आएंगे, ठीक है। चाहे ए आ जाए चाहे बी आ जाए, इन दोनों में से कुछ एक ही आएगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2 है मेरे पास, राइट। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ठीक है। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2, और टोटल मेरे पास कितना है, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्फाबेट, ठीक है, हमें अल्फाबेट ही फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सॉरी, अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्फाबेट, है ना, जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ऊपर आएंगे, टोटल आउटकम्स नीचे आएंगे, तो ये कट जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब आप पहले फेवरेबल आउटकम्स लिखिए, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7, भाई ये तो सारे प्राइम नंबर है। तो लिख लीजिए कितने हो गए, 4, बस अल्फाबेट को छोड़ देना है, ये अल्फाबेट हमारे नंबर्स नहीं है, राइट। तो प्राइम नंबर्स में कौन से आ जाएंगे, 4, और टोटल हमें पता है ये कितने हैं, 6, हमने टोटल साइड में ही लिख रखे हैं, हर बार काम आएंगे ये, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, गेटिंग प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर मीन्स फेवरेबल आउटकम ऊपर, टोटल नीचे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2/3 भाई। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आंसर बी पार्ट का ए, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 2/3। ये बात क्लियर हो गई होगी, इजी है, बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमेशा इजी आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, पहले तो आपको ठीक है। तो बेसिकली पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर होते कौन से हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं आपके अल्फाबेट को, वोवल्स को छोड़कर, ठीक है, वोवल्स को छोड़कर सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे, यानी कि ए ई आई ओ और यू को छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी सारे, ठीक है, अदर्स जितने भी बचेंगे, यानी कि बी सी डी एफ, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट मतलब यहाँ पे देखिए ये तो सारे नंबर है, इन्हें तो आप छोड़ ही दीजिए, ए है बी है, अब ए मेरे पास वोवल है, ये कॉन्सोनेंट नहीं होता, तो कौन सा बच गया, सिर्फ बी, यानी कि मेरी जो फेवरेबल आउटकम है वो मेरे पास क्या है, 1, सिर्फ एक ही लेटर है, एक ही ऐसा अल्फाबेट है जो कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट क्या आएगा आपके पास, इज इक्वल टू 1 ओवर टोटल 1/6, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वी हैव नो रीजन टू बिलीव दैट वन इज मोर लाइकली टू अकर देन द अदर देन इट इज सेड टू बी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास कोई रीजन नहीं है बिलीव करने को कि दैट वन इज मोर लाइकली टू अकर द देन द अदर्स, ठीक है, दूसरे के जैसा है कोई है, ठीक है, ऐसा हमारे पास बिलीव करने का कोई रीजन नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स को हम कौन सा इवेंट्स कहते हैं। इस तरह के आउटकम्स को क्या बोला जाता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, कि इक्वली लाइकली है, मतलब ऐसा दूसरा नहीं है या दूसरे जैसा हमारा पहला नहीं है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसे इक्वली लाइकली बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 1 then in percentage we can say
इट इज। अगर वो कह रहे हैं कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, सिर्फ एक है, तो उसकी जो परसेंटेज आएगी, ठीक है, तो वो परसेंटेज कितनी होगी? अब आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब उसकी परसेंटेज कितनी होगी? 100% हो गई, राइट। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा? फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपका डी पार्ट इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसकी 100% कैसे आई। जब कोई इवेंट एक ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही आने की, जैसे कि अब यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट का केस किया था, ये एक है सारे में से, तो 100% कॉन्सोनेंट बी ही आएगा ना। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जब भी कोई इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है, 1 है, तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। फाइन, आई होप ये आपको केस स्टडी क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी पर। ठीक है।